हे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 एंड 2 पॉलिटिकल साइंस की कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट 1 से, हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरीज। इसका मतलब होता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स या हिस्टोरिकल जर्नी जो किसी चीज़ के ग्रोथ और फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है उन हिस्टोरिकल इवेंट्स, रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का सीक्वेंस जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन को शेप दिया। ब्रिटिश रूल के दौरान कई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए जो धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करते गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कई मीटिंग्स और डिस्कशन किए। देन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन के हर एस्पेक्ट पर काम किया, जैसे उसकी कॉम्पोजिशन, कमिटीज़, ड्राफ्टिंग प्रोसेस, इनैक्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। इन सब हिस्टोरिकल प्रोसेस और डेवलपमेंट्स को ही हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरीज कहा जाता है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट की हिस्टोरिकल पाथ को शो करता है। अब हमारा सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे 1773 में पास किया था। इस एक्ट को लाने का मेन रीज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में करप्शन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी। कंपनी के ऑफिसर्स अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं चल रहा था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के काम को रेगुलेट करने का डिसीजन लिया। इस एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स इस पोस्ट पर पहले गवर्नर जनरल बने और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के कंट्रोल के अंडर कर दिया गया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिटी और कंट्रोल बना रहे। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। साथ ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया ताकि लीगल मैटर्स को हैंडल किया जा सके। रेगुलेटिंग एक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने का पहला सीरियस अटेम्प्ट था। इस एक्ट ने इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बिगनिंग की और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स का फाउंडेशन रखा। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे 1784 में पास किया था। इस एक्ट को लाने का मेन रीज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में करप्शन, मिसमैनेजमेंट और वॉर्स में इन्वॉल्व हो रही थी। कंपनी के ऑफिसर्स अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कंपनी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर लिया। इसलिए अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कंपनी के सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल मैटर्स को सुपरवाइज करता था। इसका मतलब था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं ले सकती। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की पावर्स भी बढ़ा दी और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंस के अंडर कर दिया गया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेंट्रल कंट्रोल में रखा जा सके। और इससे इंडिया में ब्रिटिश रूल और ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के अफेयर्स में डायरेक्ट कंट्रोल दिया। ये एक्ट फ्यूचर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडेशन बना और ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिपेंडेंट पावर को कम कर दिया। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1833 में पास किया था। इस एक्ट का मेन एम इंडिया में ब्रिटिश रूल को और ज़्यादा सेंट्रलाइज करना और ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड सिस्टम को एंड करना था। इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल यानी ट्रेड का काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब कंपनी सिर्फ इंडिया को गवर्न करने वाली बॉडी बन गई। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटनेक इस पोस्ट पर थे और इससे पूरे ब्रिटिश इंडिया पर एक ही सेंट्रल अथॉरिटी आ गई। इस एक्ट के बाद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की लॉ मेकिंग पावर भी छीन ली गई और सब लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दी गई। इस एक्ट के थ्रू एक लॉ कमीशन भी बनाया गया ताकि लॉज को इम्प्रूव किया जा सके। सो ओवरऑल चार्टर एक्ट 1833 ने इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया और कंपनी के ट्रेड रोल को कम्प्लीटली एंड कर दिया। इसी का नेक्स्ट चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1853 में पास किया था।
इस एक्ट का मेन पर्पस ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को और इम्प्रूव और कंट्रोल करना था, क्योंकि कंपनी का रूल अब वीक और आउटडेटेड हो रहा था। इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को और रिड्यूस किया गया। अब कंपनी का ट्रेड ऑलरेडी खत्म हो चुका था, लेकिन इस एक्ट ने क्लियर कर दिया कि फ्यूचर में कंपनी सिर्फ टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करेगी। इस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला, एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए अलग मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव वर्क के लिए अलग मेंबर्स। इससे इंडिया में लॉ मेकिंग सिस्टम और स्ट्रक्चर्ड हो गया। इस एक्ट ने इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम का आइडिया भी दिया, जिसे लेटर आईएएस सिस्टम की फाउंडेशन बनी। सो ओवरऑल चार्टर एक्ट 1853 इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसने कंपनी के रूल्स को और वीक किया, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाया और सिविल सर्विसेज और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की डायरेक्शन दी। ओवरऑल बता देती हूँ, 1773 से 1857 के एक्ट का मेन पर्पस था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, इंडिया में सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना एंड लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप करना। इन्हीं डेवलपमेंट्स ने लेटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर और गवर्नेंस सिस्टम की फाउंडेशन रखी। अब समझते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो, 1857 की बड़ी रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अब इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी। इस एक्ट के थ्रू कंपनी का रूल खत्म हो गया और इंडिया का कंट्रोल सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया। अब इंडिया को चलाने के लिए एक नया ऑफिसर बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो इंग्लैंड से इंडिया को कंट्रोल करता था। उसकी हेल्प के लिए एक काउंसिल भी बनाई गई एंड इंडिया में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव था। सो सिंपली बोलूँ तो पहले इंडिया को कंपनी चलाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट डायरेक्ट चलाने लगी है। अब नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ब्रिटिश इंडिया का ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ था जो एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ मेकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया। अब देखो, 1858 के बाद जब इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया, तब गवर्नर जनरल को काम करने और लॉज बनाने में हेल्प चाहिए थी। इसलिए 1861 के एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल को एक्सपैंड किया और उसमें कुछ इंडियन मेंबर्स को भी इंक्लूड करना स्टार्ट किया, लेकिन लिमिटेड पावर के साथ। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जहां लॉज बनाने पर डिस्कशन होता था, बट फाइनल पावर ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास ही रहती थी। पर गवर्नर जनरल को भी कुछ इमरजेंसी पावर दी गई ताकि वो बिना काउंसिल के भी रूल्स बना सके। तो इसका मतलब है कि पहले डिसीजन सिर्फ ब्रिटिश लेते थे, अब थोड़ा डिस्कशन और इंडियन मेंबर्स को एंट्री मिली, बट कंट्रोल अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही था। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये एक्ट 1861 के बाद आया और इसका मेन एम था इंडियन रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा और बढ़ाना। देखो, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज बढ़ा दिया, मतलब ज़्यादा मेंबर्स ऐड किए गए। फिर कुछ इंडियंस को भी काउंसिल में इनडायरेक्टली नॉमिनेट यानी चूज़ करने का सिस्टम मिला। देन मेंबर्स को बजट और क्वेश्चन पूछने का भी लिमिटेड राइट दिया गया, फुल पावर नहीं थी तब भी। लेकिन फाइनल डिसीजन पावर अब भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास ही रहती थी। तो इसका मतलब है कि पहले इंडियंस ऑलमोस्ट सिर्फ नाम के लिए थे, अब उनको थोड़ा बोलने और क्वेश्चन पूछने का चांस मिला, बट पावर अब भी ब्रिटिश के हाथ में ही थी। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 99। इस एक्ट को मोरली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को पार्टिसिपेशन देना चाहती थी, बट साथ ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी यूज़ कर रही थी। इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपैंड किया, मेंबर्स मतलब इसमें बढ़ाए। देन इंडियंस को इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होने का चांस मिला। फिर मेंबर्स को बजट और क्वेश्चन पूछने का भी राइट मिला, थोड़ी और पावर मिली। फिर इसी के साथ इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए, यानी मुस्लिम के लिए अलग वोटिंग सिस्टम। ये कम्युनल पॉलिटिक्स की बिगनिंग थी। फाइनल अथॉरिटी अब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही थी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट को मॉन्टेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं।
ये एक्ट 1909 के बाद आया और इसका मेन एम था इंडियंस को थोड़ा और पावर देना, लेकिन ब्रिटिश कंट्रोल अब भी मेजर रहा। देखो, प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी स्टार्ट हुई, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के काम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। पहले रिजर्व सब्जेक्ट जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास थे, जैसे पुलिस, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। देन सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स जो इंडियन मिनिस्टर्स के पास थे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक्सपेंड किए गए। देन बाइकैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, यानी दो हाउसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस है एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि हमारा लोअर हाउस है। देन इंडियंस को थोड़ा और वोटिंग और पार्टिसिपेशन राइट मिला, बट रियल पावर अभी ब्रिटिश गवर्नर और ऑफिशियल्स के पास ही थी। तो इसका मतलब था पहले इंडियन सिर्फ एडवाइस देते थे थोड़ी बहुत, अब कुछ डिपार्टमेंट चलाने लगे जैसे एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, लेकिन इंपॉर्टेंट पावर जैसे पुलिस और फाइनेंस अब भी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिश इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट मेजर रिफॉर्म था, जिसका इम्पैक्ट आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी पड़ा। इसके थ्रू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, मतलब प्रोविंसेस यानी स्टेट्स को अपनी गवर्नमेंट चलाने की ज़्यादा पावर मिली और मिनिस्टर्स अपने डिपार्टमेंट्स हैंडल करने लगे। इस एक्ट ने फेडरल सिस्टम का आइडिया भी दिया, जिसमें सेंटर और प्रोविंसेस के बीच पावर्स डिवाइड की गई। सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। इस एक्ट के थ्रू बाइकैमरल लेजिस्लेचर को और स्ट्रेंथन किया गया और वोटिंग राइट्स भी कुछ लोगों के लिए बढ़ाए गए, लेकिन इंपॉर्टेंट पावर जैसे डिफेंस, फाइनेंस और इमरजेंसी पावर्स अब भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास ही थी। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन 1942। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन सपोर्ट चाहती थी। इस मिशन को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लीड कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन एम था इंडियंस का सपोर्ट लेना, ताकि इंडियंस भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन की हेल्प करे। इसलिए ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि वॉर के बाद इंडियंस को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा और इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट मिलेगा। मतलब ब्रिटिशर्स के कहने का ये मतलब था कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगी, बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं। क्रिप्स मिशन के प्रपोजल में कहा गया था कि वॉर के बाद इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी। प्रोविंसेस को ये चॉइस भी दी गई कि अगर वो चाहे तो इंडियन यूनियन से अलग हो सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफेंस का कंट्रोल अपने पास रखना चाहती थी जब तक वॉर चल रहा था। इंडियंस को कुछ पार्टिसिपेशन देने की बात हुई, बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस का क्लियर प्रॉमिस नहीं दिया गया। देन ये मिशन फेल हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट सब पॉलिटिकल पार्टीज इससे अनहैप्पी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगता था कि ब्रिटिश सिर्फ फ्यूचर प्रोमिसेस कर रहे हैं और इमीडिएटली पावर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। कांग्रेस को प्रोविंसेस का अलग होने का ऑप्शन भी नहीं पसंद आया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी फुली सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड क्लियरली एक्सेप्ट नहीं की गई थी। इसलिए इंडियंस ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स मिशन का इम्पोर्टेंस ये था कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट देने की बात एक्सेप्ट की, लेकिन इस मिशन के फेल होने के बाद इंडियंस का ब्रिटिश पर ट्रस्ट और कम हो गया और इसी के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने की डिमांड और स्ट्रांग हो गई। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 1946। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मिशन भेजा। इस मिशन में 3 ब्रिटिश मिनिस्टर्स आए थे। इसका मेन एम था पावर ट्रांसफ़र का पीसफुल प्लान बनाना और इंडिया को डिवाइड होने से बचाना। कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया कि इंडिया एक यूनियन रहेगा जिसमें सेंटर के पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट होंगे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। बाकी पावर्स प्रोविंसेस के पास रहेगी। प्रोविंसेस को ग्रुप्स में डिवाइड करने का प्लान भी दिया गया। इसी मिशन ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रपोजल दिया जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। साथ ही एक इंटरम गवर्नमेंट बनाने की भी बात हुई जिसमें इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरम गवर्नमेंट मतलब परमानेंट गवर्नमेंट आने तक की टेम्परेरी गवर्नमेंट, मतलब जब तक परमानेंट गवर्नमेंट बनने में टाइम लगता है तब तक कुछ टाइम के लिए जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। गॉट इट? ये प्लान इनिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों ने कुछ हद तक एक्सेप्ट किया, बट लेटर डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गई।
कांग्रेस स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड पर इंसिस्ट कर रही थी। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मिशन फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कैबिनेट मिशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसने बाद में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। ये ब्रिटिश रूल के एंड और इंडिया के इंडिपेंडेंस की तरफ एक मेजर स्टेप था। नेक्स्ट है माउंटबेटन प्लान 1947। ब्रिटिश गवर्नमेंट का फाइनल प्लान था, जिसके थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस दी गई और इंडिया पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हुआ। ये प्लान दिया था लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वाइसरॉय ने। इस प्लान के अकॉर्डिंग ब्रिटिश इंडिया को दो कंट्रीज यानी इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया गया। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को चूज़ करने का ऑप्शन मिला कि वो किस कंट्री के साथ जाएंगे, और इस प्लान के बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करंट स्टेटस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि ये टाइम के साथ सोसाइटी और कंट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप और अमेंड होता रहता है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद भी नए लॉज, अमेंडमेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू इसका डेवलपमेंट कंटिन्यू रहा। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी को मेंटेन करना है। आज के करंट स्टेटस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। इसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकती हैं, ताकि चेंजिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स लाए जा सके। अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू जुडिशियल रिव्यू और लैंडमार्क जजमेंट्स। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जैसे प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फीचर्स माने जाते हैं। करंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन डिजिटल गवर्नेंस यानी राइट टू प्राइवेसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, विमेन एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस जैसे मॉडर्न इश्यूज को भी एड्रेस कर रहा है। इस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूसली डेवलप हो रहा है और चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग नेशन को गाइड कर रहा है। ये सब किताबी बातें हैं, क्योंकि हमें भी पता है कौन कितना कर रहा है हमारे नेशन के लिए। खैर, अब नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में वो डिस्कशंस और वो आर्ग्यूमेंट्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त असेंबली मेंबर्स के बीच हुए थे। ये डिबेट्स 1946 से 1949 तक चली और हर इम्पॉर्टेंट इशू पर डिटेल डिस्कशन हुआ। अब इन डिबेट्स में लीडर्स जैसे B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। डिबेट्स के थ्रू हर आर्टिकल और प्रोविजंस को केयरफुली डिस्कस और फाइनलाइज भी किया गया। फिर इसमें नेक्स्ट आता है डिबेट ऑन अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इंडियन सोसाइटी की एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम थी। खैर, वो तो अभी भी है, इन लोगों के लिए थी तो क्या ही कर सकते हैं, जिसमें लोअर कास्ट स्पेशली दलित्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इसे इनह्यूमन और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना। मेन डिस्कशन इसमें हुआ जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्ट्रांगली अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थी। मेंबर्स का मानना था कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब सोशल इक्वालिटी होगी। खैर, वो तो अभी भी नहीं है। देन इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली अबॉलिश करने का डिसीजन लिया गया। देन एज ए रिजल्ट में आर्टिकल 17 इंक्लूड हुआ, जिसमें अनटचेबिलिटी को इलीगल डिक्लेयर किया गया। किसी भी फॉर्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पनिशेबल ऑफेंस बना। ये सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के डायरेक्शन में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। देन आता है हमारा डिबेट ऑन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर्स का डिवीजन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। असेंबली में दो ओपिनियन थे, कुछ मेंबर्स स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते थे, देन कुछ मेंबर्स स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी देना चाहते थे। पार्टीशन के बाद लीडर्स को लगा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर नेशनल यूनिटी के लिए ज़रूरी है। एज ए रिजल्ट में इंडिया ने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड पावर्स को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया। सो फेडरलिज्म ने यूनिटी एंड रिलीजन डाइवर्सिटी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की, और वो कोशिश अभी भी चलती ही रहेगी शायद से। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिबेट ऑन प्रीएम्बल।
प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स बताता है। मेंबर्स ने डिस्कस किया कि इंडिया किस टाइप का नेशन होगा और सिटीजन्स को कौन से वैल्यूज़ मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया जो लेटर प्रियम्बल का बेस बना। प्रियम्बल में वर्ड्स इंक्लूड हुए जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इंडिया को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया और बाद में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ऐड हुए। सो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट और फिलोसफी को एक्सप्रेस करता है। एंड देन लास्ट वन इज डिबेट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। इसका मतलब है सब सिटीजन्स के लिए सेम सिविल लॉज होना, चाहे रिलीजन कोई भी हो। कुछ मेंबर्स कॉमन सिविल लॉ सपोर्ट कर रहे थे फॉर नेशनल यूनिटी एंड जेंडर इक्वालिटी, तो कुछ मेंबर्स को फियर था कि रिलीजियस फ्रीडम इफेक्ट हो सकता है। इसलिए असेंबली ने बैलेंस अप्रोच चूज़ की जो कि थी यूसीसी को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया। इससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 के अंडर प्लेस किया गया, यानी यूसीसी फ्यूचर गोल माना गया ताकि इक्वालिटी और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा सके। अब ये तो पॉसिबल तभी है ना जब नेपोटिज्म और करप्शन रुके। खैर, अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2 पे, बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इसके सारे रूल्स, लॉज, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन की गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों को अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का क्लियर नॉलेज मिलता है। इसमें सेंटर और स्टेट के पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर सब डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। रिटर्न फॉर्म स्टेबिलिटी और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है और मिसयूज ऑफ पावर को कंट्रोल करता है, जो कि हमें दूर दूर तक नहीं दिखता। खैर, नेक्स्ट है हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे, लेकिन अमेंडमेंट्स के बाद आर्टिकल्स और शेड्यूल के नंबर बढ़ गए। इसका रीज़न इंडिया की डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड सोशल कंडीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में इंक्लूड किया ताकि फ्यूचर में कन्फ्यूजन कम हो और प्रॉपर गवर्नेंस मेंटेन रहे। नेक्स्ट है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सोवरेन का मतलब है इंडिया किसी एक्सटर्नल पावर के कंट्रोल में नहीं है और अपने डिसीजन खुद लेता है। डेमोक्रेटिक का मीनिंग है गवर्नमेंट पीपल के थ्रू इलेक्टेड होती है थ्रू इलेक्शंस। रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया का हेड हेरिडेटरी किंग नहीं बल्कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है। इस फीचर से पीपल की पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी इंश्योर होती है। देन नेक्स्ट है सेक्युलर करेक्टर ऑफ द स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाता है। सेक्युलरिज्म का मतलब है स्टेट किसी एक रिलीजन को ऑफिशियली रिलीजन नहीं मानता और सब रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। हर सिटीजन को अपने रिलीजन को फॉलो, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने की फ्रीडम है। कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट स्टेट। इंडिया को सोशलिस्ट स्टेट भी माना गया है। सोशलिस्ट का मीनिंग है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना। गवर्नमेंट का एम रिच और पुअर के बीच इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना और वेलफेयर ऑफ पीपल इंश्योर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू वीकर सेक्शन की प्रोटेक्शन करता है। देन है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का सुप्रीम लॉ है। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सबको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। कोई भी लॉ या एक्शन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। इस फीचर से रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस मेंटेन होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिव्यू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू के बीच बैलेंस मेंटेन किया है। पार्लियामेंट लॉज बना सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी कर सकता है, लेकिन जुडिशरी को पावर है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को स्ट्राइक डाउन करे। इससे गवर्नमेंट पावर्स बैलेंस रहती है और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट
फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है क्योंकि पावर सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइडेड हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में सेंटर को ज़्यादा पावर मिल जाती है, इसलिए इसे फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग सेंटर नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के बेसिक राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं। ये राइट्स इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल लिबर्टी की फाउंडेशन हैं और सिटीज़न को गवर्नमेंट के आर्बिट्री एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। आर्बिट्री एक्शन मीन्स अपनी ही मनमानी करना। देन नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने में गाइड करता है। इनका एम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना है और ये कोर्ट्स में इनफोर्सेबल नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लॉज बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए पार्ट में मेंशन की गई हैं। इन ड्यूटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, नेशनल यूनिटी मेंटेन करना और पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना इंक्लूड है। ये सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन बनाने का एम रखता है। देन लास्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है लोकल लेवल पर पीपल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। पंचायत रूरल एरिया में और म्यूनसिपैलिटीज़ अर्बन एरिया में लोकल गवर्नेंस हैंडल करते हैं। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। इससे डेमोक्रेसी ग्रास रूट्स लेवल तक स्ट्रेंथन हुई और पीपल की पार्टिसिपेशन बढ़ी। वेल डू यू नो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ह्यूज एलिफेंटाइन साइज भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, राइट, ड्यूटीज़, जुडिशरी, इलेक्शंस, एमरजेंसी प्रोविजंस और मैनी अदर टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चर और सोशल कंडीशंस है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हर इम्पॉर्टेंट मैटर को डिटेल में इंक्लूड किया है और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का साइज़ बहुत लार्ज हो गया। प्लस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके कई फीचर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दुनिया के सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को स्टडी करके बेस्ट फीचर अडॉप्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से और फेडरल सिस्टम कनाडा से इंस्पायर्ड है, लेकिन इन फीचर्स को इंडियन कंडीशंस और नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी किया गया। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय लीगल ल्यूमिनरीज। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी डिटेल्ड और टेक्निकल लैंग्वेज में रिटर्न है। इसमें लीगल टर्म्स, आर्टिकल्स और कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस यूज़ किए गए हैं जो कॉमन पीपल के लिए ईजिली समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए लॉयर्स, जजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स यानी लीगल ल्यूमिनरीज कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली इंटरप्रेटेड और एक्सप्लेन करते हैं। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम सिटीजन्स के राइट्स और गवर्नेंस को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी। पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं ताकि चेंजिंग सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स लाए जा सके। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम मैनी अमेंडमेंट्स हुए हैं। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स का पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडर्न नीड्स और न्यू चैलेंजेस के अकॉर्डिंग अपडेटेड रखना है। देन लास्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशरी। इसका मतलब है कोर्ट्स, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज का मीनिंग समझाना और एक्सप्लेन करना। जब किसी लॉ, आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कन्फ्यूजन या डिस्प्यूट होता है तब जुडिशरी उसकी पावर इंटरप्रिटेशन करती है। जुडिशरी इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है।
जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। जुडिशरी ने मैनी लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटेट किया है। फॉर एग्जाम्पल केसनवंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया जिसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस तरह जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बनाए रखने और डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।